हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन का मीनिंग और उसके बेनिफिट्स किए थे। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करते जाएंगे ना, साथ में उसकी समरी के नोट्स बनाएंगे हम लोग। बुक में से हमारे क्वेश्चन आंसर कवर हुए थे ना कल 2, तो उसके हम कॉपी में नोट बनाएंगे। जैसे बुक में तो पेजेस काफ़ी होते हैं, तो अगर हमारे कॉपी में समरी बनी होएगी तो हमको फटाफट उसको देखेंगे तो हमारे 10 पेजों का काम एक पेज से कवर हो सकता है। तो मैंने ये सोचा था और मैंने अपनी तरफ से बनाया है। पिछली वीडियो को छोटा सा समरी इसमें दे के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको सफिशिएंट लगता है तो आप भी समरी के नोट्स बना सकते हो, अब अदरवाइज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। देखो, रजिस्ट्रेशन का मैं आपको एक बार इससे ना आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ये समरी मैंने इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। अगर आपको करनी है तो देख लो, जिसको करनी है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसको चाहिए मेल मेरे को अपनी सेंड कर देना कमेंट में, ठीक है। ये देखो, रजिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं भी देखी उनको समरी का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो मैंने समरी प्रिपेयर की है। इसमें देखो, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता था। जब हम एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है? आइडेंटिटी टू टैक्स पेयर। रजिस्ट्रेशन एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है टैक्स पेयर को। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड आइडेंटिटी टू टैक्स पेयर। और ये आइडेंटिटी टैक्स पेयर को कब मिलती है? जब वो अपने फुलफिल, जो उसको टैक्स भरने के लिए कहा जाता है उसको वो पे कर देता है। टू फुलफिल टैक्स कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट, जब उसको बोला जाता है कि टैक्स भर दे तो वो भर देता है। तो उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड आइडेंटिटी टू टैक्स पेयर कब मिलती है? जब वो ये फुलफिल कर देता है कंप्लायंस, ठीक है। उसके बाद टैक्स अथॉरिटी, जब वो टैक्स पे कर देता है, जब उसके पास एक मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हाँ जी, तो इसमें हमें टैक्स अथॉरिटीज़ मिलती है। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हमारे पास हमें ना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। तो अगर हम टैक्स पे करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है कि जो हम टैक्स पेयर हैं उसको ये हमारे नाम से नहीं पहचानेंगे। हम टैक्स पे करते हैं, हमको हमारे नाम से नहीं पहचाना जाता। बट जब हम रजिस्ट्रेशन की करवा लेते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड होता है। तो हम उस नंबर से जाने जाते हैं कि इस बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर है। तो हम एज अ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन होती है थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्लियर है। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड आइडेंटिटी टू टैक्स पेयर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी और जब वो उसकी फुलफिल कर देता है सारी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद बेनिफिट्स क्या थे इसके? रिकोगनाइज एज लीगल सप्लायर, वो उसको रिकोगनाइज किया जाता है एज ए लीगल सप्लायर। जैसे उसको लीगल सप्लायर माना जाता है जैसे वो लीगली सारे काम कर रहा है, लीगली गुड्स सप्लाई कर रहा है, लीगली गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो उसको रिकोगनाइज कर देंगे हम एक तरह से कि वो लीगल सप्लायर है। सेकंड पॉइंट, लीगल अथोराइजेशन टू कलेक्ट टैक्स। अब उसके पास लीगली राइट है क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है अंडर लॉ जीएसटी की, तो उसके पास लीगली राइट है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, विदाउट रजिस्ट्रेशन वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ क्राइम इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो वो क्राइम हो जाता है। थर्ड पॉइंट है लीगल अथोराइजेशन टू पास क्रेडिट टू हिज बायर। अब उसको जो क्रेडिट का क्लेम मिला था, उसको जब उसने सामान खरीदा तो उसको जो क्रेडिट उसके ऊपर टैक्स लगा था जीएसटी, तो अब अगर वो अथोरिकेशन वो आगे उसको पास कर सकता है। मतलब जैसे उसने पहले अपने बंदे से किसी से ख़रीदा तो उसको 10,000 रुपये का टैक्स जो पे किया उसने, तो जब वो अगले बंदे को बेच रहा है तो अगला भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन था तो वो इससे क्लेम कर सकता है कि भाई तू तो 10,000 पहले ही पे कर चुका है, मतलब अब मुझे 1,000, मेरे ऊपर तूने 11,000 का बिल टैक्स बनाया है तो उसमें से मेरे को तो 1,000 ही, तुझे तो गवर्नमेंट को एक ही देना है ना, तो तू मेरे से एक ही लेगा। मतलब वो जो 10,000 था उसने आगे पास कर दिया उसको, ये नहीं कि उससे छुपा के रखा कि मैं इतना टैक्स पे कर चुका हूँ। बताते हैं ये लोग कि इतना हो चुका है, उसके ऊपर आपके ऊपर 11 बनता है, मतलब आपको 1,000 और पे करना है। तो उसने आगे उसको पास कर दिया क्रेडिट को टू हिज बायर, जो भी उससे सामान बायर खरीद रहा है। देन लीगल अथोराइजेशन टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो ये लीगली, क्योंकि वो पर्सन सारे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो उनके पास ये लीगल राइट है कि वो क्लेम कर सकते हैं आईटीसी को। ये नहीं है कि रजिस्टर्ड भी हैं और जो जीएसटी जितनी बार पूरा उनको टैक्स लग रहा है वो पूरा पूरा पे कर रहे हैं। नो, अगर तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनको मतलब वो करना पड़ता है कि पे करना, जितना अमाउंट एक्स्ट्रा है उतना ही पे करना होता है, वो क्लेम कर सकते हैं बाकी का अमाउंट।
ठीक है। इसके बाद सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी एट नेशनल लेवल, जैसे चेन ब्रेक, रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की, रजिस्टर को की, फिर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन उस चेन में घुस गया, जहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन घुसा ना चेन में, वहाँ चेन ब्रेक हो गई, ठीक है। सीमलेस फ्लो था जो उसका, वो टूट गया। ये हमारे कुछ बेनिफिट्स थे जो हमने कर रहे थे कल। उसके बाद हमने करे थे, इसका एक डिफरेंस करा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का। क्या था, मैंने इसकी भी समरी बना दी छोटी सी, इतना सही है देखो। नॉन फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन दैट स्टेट, इसका उस स्टेट में कोई फिक्स प्लेस नहीं होता था बिजनेस का, और इसका नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और इसका कोई इंडिया में बिजनेस का प्लेस नहीं होता था। इसमें पैन रिक्वायर्ड होता था, इसमें नो पैन। इसमें फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 होता था, इसमें फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09। इसमें कौन कौन सी रिटर्न फिल करनी होती थी, R1 R2 R3, और इसमें मैंने बताया था R1 R2 R3 ये फिल करते हैं, R4 होती है कंपोजिशन स्कीम के लिए, और R5 होती है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्लेम आईटीसी कर सकते हैं ऑल इनवर्ड सप्लाईज के लिए, सभी सप्लाईज के लिए ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये सिर्फ इंपोर्ट गुड्स के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आई होप कल वाली वीडियो का छोटी सी समरी खत्म है हमारी आज की। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसके फीचर्स के पहले मैं आपको जस्ट समरी पहले दिखा रही हूँ। पहले हम समरी समझेंगे, उसके बाद हम बुक में से ट्राई आउट करेंगे इसको करने की, ठीक है। समरी में से जिसको उतारना है उतार लो, जिसको नोट्स चाहिए बता देना, सेंड हो जाएंगे। इसके फीचर्स देख रहे हैं, देखो। रजिस्ट्रेशन इज़ पैन बेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन अगर हमने करवानी है वो पैन बेस्ड होएगी। यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। रजिस्ट्रेशन है हमारा पैन बेस्ड हो जाएगा। इसमें 2 एक्सेप्शंस है। रजिस्ट्रेशन जबकि पैन बेस्ड है, ये एक फीचर है कि बिना पैन के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, बट इसमें 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें बिना पैन के भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। जैसे अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, वो मतलब यहाँ का नहीं है, तो उसकी और डॉक्यूमेंट्स को देख के उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है विदाउट पैन। और फॉर पर्सन हु आर रजिस्टरिंग टू डिडक्ट टैक्स, अब जो पर्सन खुद तो रजिस्टर्ड नहीं है बट रजिस्टर्ड किस लिए होना चाहता है, ताकि वो जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो वाला सिस्टम कर सके, मतलब टैक्स डिडक्ट कर रख सके, तो उस केस में भी हो सकता है। 2 केसेस में पर्सन बिना पैन कार्ड के रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। 1 नॉन रेजिडेंट, सेकेंड कि वो पर्सन हु आर रजिस्टर्ड टू डिडक्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टेट वाइज और यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन करनी, मतलब अगर हमारा बिजनेस विद इन वन स्टेट है तो 1 रजिस्ट्रेशन, बट अगर अलग अलग स्टेट्स में है, वन स्टेट में नो डाउट 1 रजिस्ट्रेशन की नीड है, बट अगर अदर मोर स्टेट्स में है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको पॉइंट देखते ही पता चल जाएगा इसके अंदर क्या होएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन। अगर उस बंदे की मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है तो हम अगर देखो 2 रजिस्ट्रेशंस हैं, मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आई होप समझ आए, देखना। जैसे एक पर्सन है, उसकी स्टेट है इंडिया के अंदर ना, उसके काफ़ी सारे बिजनेस की ब्रांचेज हैं, ठीक है। बिजनेस की 1 2 3 4 5 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट प्लेस को उसने बोल दिया कि प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब यही मेन हेड ऑफिस है इनका, प्लेस ऑफ बिजनेस ये हो गया उसका, ठीक है। और ये सारी उसकी अदर ब्रांचेज हो गई, इनको प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर नहीं किया उसने, ठीक है। तो ये तो इसमें तो उसको एक ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बताया है कि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, बाकी की जो मेरी है वो ब्रांचेज हैं। बट अगर उसके एक शहर में 2 जगह हैं और वो दोनों में से किसी को ब्रांच कंसीडर नहीं कर रहा, दोनों को ही बोल रहा है कि मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है, दोनों को ही बोल रहा है मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऑब्वियस सी बात है दोनों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गई। फिर 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन होएगी, विद इन दी स्टेट भी हो सकती हैं वो और आउट ऑफ दी स्टेट, और इन दोनों की एंटिटी भी अलग अलग होएगी। ये नहीं हम अगर ये इससे डील कर रहा है तो कोई मुनाफा मिलेगा, ये इससे कर रहा है कोई कुछ नहीं होएगा। इन दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी के तौर शो करेंगे। ये इससे कोई सामान खरीदेगा तो बिल अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा, और अगर ये खरीदेगा तो ये शो करेगा। मतलब सारा अकाउंट्स का जो भी होता है ये आपस में नहीं मतलब करेंगे, क्योंकि इनकी एंटिटी अलग अलग हो गई, ठीक है। ये एक दूसरे को खुद से कंसीडर नहीं करना चाहते कि चाहे एक ही बंदा चला रहा है, बट इसकी रजिस्ट्रेशन अलग अलग हो गई। वही है मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन। अगर उसकी मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है तो बोथ आर ट्रीटेड एज डिस्ट्रिक्ट, मतलब दोनों को अलग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है
जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जब समझोगे तो इसको देखने के बाद आपको झट से याद आ जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, 15 डिजिट्स का होता है जीएसटी नंबर, ठीक है। फर्स्ट 2 नंबर होते हैं हमारे स्टेट के कोड के, जो हमारा कोड होता है। उसके बाद 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पैन नंबर के, ठीक है। उसके बाद 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पैन नंबर के। उसके बाद जो 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारे मोस्टली नेम से कनेक्टेड होते हैं। और उसके बाद जो 2 डिजिट्स बचते हैं वो जितने भी टोटल पैन नंबर में मैथ वाले नंबर आए होंगे ना, 1 2 3, उन तीनों का टोटल हमारा लास्ट वाला 15 नंबर होता है। 3 नंबर आते हैं टोटल उसमें मैथ्स वाले, स्टार्टिंग वाले 2 होते हैं, बाकी 10 जो पैन नंबर होता है वो तो अल्फ़ाबेट्स में होता है। और उसके बाद 2 नंबर आते हैं, उसमें से एक 0 1 2 ऐसे होता है, और एक हमारे नेम का अल्फ़ाबेट आई थिंक होता है। तो जो ये 1 आया, जैसे यहाँ 01 कोड आया, यहाँ 1 आया, तो 1 1 2 2 लास्ट में होएगा। सम इसका होता है चेक सम ऑफ मतलब इस टोटल का चेक सम, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए इफेक्टिव डेट कौन सी है? डेट, ये देखो इसी डायग्राम बना रखा है, आई होप पॉइंट क्लियर हो जाए। डेट व्हेन एप्लीकेंट बिकम लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। डेट कब एप्लीकेंट लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए? डिपेंड व्हेन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वाज सबमिट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है। इफ़ सबमिटेड विद इन 30 डेज, अगर तो वो विद इन 30 डेज करता है फ्रॉम डेट व्हेन ही बिकम लायबल, जब वो लायबल हुआ उसके विद इन 30 डेज उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, देन तो जो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी हो जाएगी? डेट व्हेन ही बिकम लायबल। जो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो वही हो जाएगी कि जब वो उसके लिए लायबल हुआ, ठीक है। बट ये उसने विद इन 30 डेज किया था। इफ़ सबमिटेड आफ्टर 30 डेज, उसके 30 डेज के बाद किया, अगर आफ्टर, ये विद इन था, ये आफ्टर है, आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट जब वो लायबल हुआ उसके आफ्टर 30 डेज किया, देन जो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या था? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? डेट व्हेन ही बिकम लायबल। जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन की करवा दिया वही डेट होगी कि जिस दिन वो लायबल हुआ था, ठीक है। बट अगर आफ्टर 30 डेज करवाता है, जिस दिन उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाएगी, क्योंकि उसने आफ्टर 30 डेज किया। अगर तो वो विद इन 30 डेज करता तो जिस दिन वो लायबल हुआ था वही डेट उसकी रजिस्ट्रेशन की कंसिडर की जाएगी। बट अगर वो आफ्टर 30 डेज करता है, फिर उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन तो ऑब्वियस है मिलेगी, बट जिस दिन मिलेगी लायबल होने के बाद, जब उसने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा, तो उसके बाद जिस दिन उसको अलाउड हो गई कि हाँ जी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, वो डेट कंसीडर करेंगे जिस दिन उसको ग्रांट होएगी। बट यहाँ पे जब उसको वो लायबल हो गया था वही डेट कंसीडर करेंगे अगर वो विद इन 30 डेज करता है। आई होप समझ आया होगा। थोड़ा थोड़ा बाकी एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स में। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन कितनी देर तक वैलिड रहती है, वैलिड कितनी देर तक रजिस्ट्रेशन होती है। सॉरी बाहर हो गया। अब देखना है रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहती है। अब देखो रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट तो परमानेंट होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक बार होगी ना वो परमानेंट होती है। बट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में केस में क्या होता है कि 90 डेज के लिए वो होती है रजिस्ट्रेशन वैलिड। जो अगर नॉन रेजिडेंट है, मतलब नॉन रेजिडेंट आपको पता है ना इंडिया का पर्सन नहीं है, उस केस में सिर्फ रजिस्ट्रेशन 90 डेज़ के लिए वैलिड होती है, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा नहीं होती। अगर उसने जो पीरियड बताया है नॉन रेजिडेंट ने, अगर वो कम है या ये 90 डेज़ कम है, विच एवर इज़ लेस, जो भी लेस है उस पीरियड के तक वो वैलिड रहेगी हमारी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नहीं, ठीक है। ये हमारे फीचर्स की छोटी सी समरी थी। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन में देखते हैं। वन सेकेंड, ये देखो मैंने आपको बुक्स के नेम भेज दिए थे, जिसको नहीं पता चले एक बार पूछ लेना दोबारा, ठीक है। ये देखो, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन के फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या हमने देखा था उसमें कि रजिस्ट्रेशन क्या है, पैन बेस्ड है। अब हम फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 6 और 25 सब सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। देखो, दी रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली टू अ टैक्स पेयर हैविंग अ वैलिड पैन। रजिस्ट्रेशन उसी को प्रोवाइड की जाती है जिसके पास वैलिड पैन नंबर होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन उसी को प्रोवाइड की जाती है जिसके पास वैलिड पैन नंबर होता है। इशू अंडर, और वो इशू अंडर द इनकम टैक्स, जो कि इशू किया जाता है थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन 1961 में वो जो उसको इशू किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद इसके ऊपर 2 एक्सेप्शंस थी कि वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को इशू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर 2 एक्सेप्शंस थी कि उनके पास अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो हम तब भी उनको इशू करेंगे रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सी? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन था एक, और एक थी हमारी फॉर पर्सन हु आर रजिस्टर्ड टू डिडक्ट TDS, जो TDS को डिडक्ट करने के लिए हुआ है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन से होते हैं? जैसे एज पर सेक्शन 225 सबसेक्शन 6 एवरी पर्सन मस्ट हैव अ पैन, हर पर्सन के पास पैन होता है टू एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंस नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन विल जनरली नॉट हैव अ पैन ऑफ इंडिया, जो नॉन रेजिडेंट है नॉर्मल सी बात है, उसके पास अब पैन तो होएगा नहीं इंडिया का। ही में बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन तो मिलती है ऑन दी बेसिस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। आई होप क्लियर है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? फॉर पर्सन हु आर रजिस्टर्ड टू डिडक्ट TDS, वो पर्सन जो TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर करवाना चाहता है उसको भी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। उसकी नो डाउट उसकी इनकम कम है बट TDS डिडक्ट होने लग जाता है। आई थिंक 2,50,000 के बाद TDS डिडक्ट होने लग जाता है, पता नहीं 2.5 करोड़ के बाद। इसका हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, वो हम तब करेंगे। अभी फिलहाल हम जनरल नॉलेज के लिए छोटा सा ही समझ रहे हैं, ठीक है। TDS वाले को भी रजिस्ट्रेशन, जो TDS डिडक्ट करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। फॉर सच पर्सन इंस्टीड ऑफ पैन, जिसके पास पैन नहीं है, टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स कलेक्टेड अमाउंट नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि सिर्फ वही नंबर ज़रूरी है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए सिर्फ वही नंबर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। देन है स्टेट वाइज और यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन। अगर हमने स्टेट वाइज और यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन करनी है, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, हम पार्ट नेक्स्ट में बना देंगे। अब यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट वाइज से, ठीक है।